हेलो स्टूडेंट। आज के पेपर में मैं आपको एमए 4 सेमेस्टर का थर्ड पेपर है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का इतिहास 1922 से 1947 तक, जिसमें हम देखेंगे सांप्रदायिक राजनीति के बारे में। इस वीडियो में मैं आपको बता रहा हूँ। इसके पहले की वीडियो में हमने आज़ाद हिंद फौज, सुभाष चंद्र बोस और भारत विभाजन के संबंध में बात की थी। अब हम बात कर रहे हैं सांप्रदायिक राजनीति की। औपनिवेशिक सत्ता के अंतर्गत आर्थिक अवसरों की उपलब्धता बहुत ही सीमित होती थी तथा रोजगार संवर्धन का मुख्य क्षेत्र सरकारी सेवा थी। इनमें अधिक भागीदारी के लिए सांप्रदायिक राजनीति को बढ़ावा दिया गया। दूसरे कुछ सांप्रदायवादी इतिहासकारों ने भारतीय इतिहास की विद्रूप व्याख्या के द्वारा इसे बढ़ावा दिया। मिल ने भारतीय इतिहास का नामकरण हिंदू काल, मुस्लिम काल तथा ब्रिटिश काल में किया। यह भारतीय इतिहास की नितांत ही अवैज्ञानिक व्याख्या है। तीसरे, सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन के मध्य कुछ महत्वपूर्ण चिंतकों के द्वारा हिंदू प्रतीकों एवं वैदिक परंपरा पर अधिक बल दिया जाना भी सांप्रदायिकता का एक प्रमुख कारण बना। भारत फलतः मुस्लिम संप्रदाय अपने को अलग थलग मानने लगा था तथा अपनी पैतृक विरासत मध्य एशिया एवं पश्चिम एशिया में ढूंढने लगा। चौथे, भारतीय मध्यम वर्ग का भूमि से गहरा लगाव था, अतः कोई भी प्रगतिशील सामाजिक आर्थिक कार्यक्रम नहीं लाया जा सका। बदले में सांप्रदायिक राजनीति को ही बढ़ावा दिया। 1857 के विद्रोह में दौरान हिंदू मुस्लिम एकता का जबरदस्त प्रदर्शन दृष्टिगत हुआ। ब्रिटिश सरकार ने इस विद्रोह के लिए मुसलमानों को ही उत्तरदायी ठहराया और मुस्लिम विरोधी नीति अख्तियार की। फलतः सरकारी सेवा एवं शिक्षा के क्षेत्र में मुस्लिम पहले से ही पिछड़े हुए थे। इसके पश्चात और भी पिछड़ते चले गए। सैयद अहमद खां जैसे नेताओं ने मुस्लिम संप्रदाय को अधिक लाभ दिलाने के लिए सरकार ने पक्षधर नीति अख्तियार कर ली। उन्होंने मुस्लिम युवकों को कांग्रेस राजनीति से पृथक रहने की अपील की। डनलप, आर्कबोल्ड, वैलेंटाइन सिरोल जैसे ब्रिटिश लोगों ने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को कमज़ोर करने के लिए सरकार को मुस्लिम पक्षधर नीति अख्तियार करने का सुझाव दिया था। 1906 में मुस्लिम लीग का गठन हुआ। 1909 ईस्वी के मार्ले मिंटो एक्ट में पृथक निर्वाचक मंडल की सुविधा इन्हें दी गई। 1916 के लखनऊ अधिवेशन में कांग्रेस ने पृथक निर्वाचन को स्वीकार कर लिया। 1920 में खिलाफत के मामलों पर असहयोग आंदोलन चलाया जाना कांग्रेस की लखनऊ अधिवेशन की तरह ही एक अन्य महत्वपूर्ण भूल थी, क्योंकि इसने राजनीति में धर्म के औचित्य को साबित कर दिया। जिन्ना 1906 में लंदन में बैरिस्टर पास करके आए। यहाँ आकर उन्होंने दादा भाई नौरोजी के निजी सचिव के रूप में कार्य करना प्रारंभ किया। प्रारंभ में जिन्ना राष्ट्रवादी थे और हिंदू मुस्लिम एकता के लिए प्रयास किया, इतना तक कि उन्हें सरोजिनी नायडू ने हिंदू मुस्लिम एकता का अग्रदूत कहा। जिन्ना पृथक निर्वाचन के विरुद्ध थे, परंतु पहली बार बम्बई में आरक्षित सीट से ही चुनकर विधान परिषद में पहुंचे थे। उन्होंने 1919 के रोलेक्ट एक्ट के विरुद्ध केंद्रीय परिषद से इस्तीफा दे दिया। 1920 ईस्वी में असहयोग का प्रस्ताव होने पर जिन्ना ने कांग्रेस से नाता तोड़ लिया। 1927 में जिन्ना ने दिल्ली प्रस्ताव रखा था, परंतु उनका प्रस्ताव नहीं माना गया।
पुनः नेहरू रिपोर्ट में भी जिन्ना की मांगें नहीं मानी गई। इसमें पृथक निर्वाचन के बदले संयुक्त निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी। यह कांग्रेस की एक महत्वपूर्ण भूल साबित हुई। मार्च 1929 में जिन्ना ने 14 सूत्री मांगे रखी। 1909 में UN मुखर्जी और लालचंद ने पंजाब हिंदू महासभा की स्थापना की। अखिल भारतीय हिंदू महासभा की स्थापना 9 अप्रैल 1915 को हरिद्वार के कुंभ मेले में पंडित मदन मोहन मालवीय ने की। हिंदू महासभा के प्रथम अध्यक्षीय भाषण में महाराजा मणिचंद्र नंदी ने यह आशंका प्रकट की थी कि धर्म परिवर्तन की सुविधा के अभाव में देश की जनसंख्या कहीं अल्पमत में ना आ जाए। दिसंबर 1924 में हिंदू महासभा अधिक प्रभावशाली हो गई क्योंकि मदन मोहन मालवीय को इसका अध्यक्ष चुना गया था। 1925 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS की स्थापना नागपुर में हेडगेवार ने की। 1932 में सांप्रदायिक पंचायत में मुस्लिम संप्रदाय को भी सभी मांगे मान ली गई। अब इनके पास कोई मुद्दा नहीं रह गया, अतः 1937 के चुनाव में इनकी सर्वनाक हार हुई। दूसरी तरफ हिंदू महासभा की स्थिति भी अच्छी नहीं थी। 1930 में जिन्ना ने एक सुझाव दिया कि मुस्लिम बहुल राज्यों को मिलाकर एक संघ बनाया जाए। 1930 में मुस्लिम लीग के अधिवेशन की अध्यक्षता करते हुए उर्दू के प्रख्यात कवि इकबाल ने कहा, उत्तर पश्चिम भारत का संगठित मुस्लिम राज्य के निर्माण में ही मुझे मुसलमानों की अंतिम नियति प्रतीत होती है। 1932 से 35 में कैम्ब्रिज में पढ़ने वाला एक मुस्लिम छात्र चौधरी रहमत अली ने नाउ और नेवर नाम से 2 पैम्पलेट जारी करके पृथक राज्य पाकिस्तान की परिकल्पना को जन्म दिया। इनके द्वारा परिकल्पित पाकिस्तान में पंजाब, अफगान प्रांत, कश्मीर, सिंध और बलूचिस्तान थे। 1937 के चुनाव में मुस्लिम लीग की बुरी तरह पराजय से भयभीत होकर जिन्ना ने गांधी पर हिंदू राज्य स्थापित करने का आरोप लगाकर सांप्रदायिकता को बढ़ा दिया। द्विराष्ट्रीय सिद्धांत का प्रतिपादन किया। 1938 में लीग ने कांग्रेस प्रशासन द्वारा मुसलमानों पर तथाकथित अत्याचारों की जांच के लिए राजा महेंद्र की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया। जिन्ना ने कहा कि हम ना तो अंग्रेज़ों को और ना ही गांधी को मुसलमानों पर शासन करने देंगे, हम स्वतंत्र होना चाहते हैं। 1938-39 में अनेक वैकल्पिक प्रस्ताव सामने आए। 1 मार्च 1939 में लीग ने विभिन्न योजनाओं की जांच के लिए एक उपसमिति की स्थापना की, जहां जसरुल और हसन और गुलाम कादरी की अलीगढ़ योजना में 4 स्वतंत्र राज्यों पाकिस्तान, बंगाल, हैदराबाद और हिंदुस्तान बनाने की बात कही गई। वहीं अधिकांश अन्य योजनाएं पूर्ण विभाजन की धारणा तक नहीं पहुंची और वे ढीले ढाले भारतीय संघ के भीतर ही स्पष्ट और स्वायत्त मुस्लिम गुटों का निर्माण चाहती थी। पंजाब में यूनिस्ट मुख्यमंत्री सिकंदर हयात ने एक प्रकार की 3 स्तर वाली संरचना का सुझाव दिया, जिसमें स्वायत्त प्रांत 7 क्षेत्रों में विभाजित होते।
उनकी अपनी विधायिकाएं होती और वे मिलकर एक ऐसे ढीले ढाले संघ का निर्माण करते जिनमें केंद्र के पास केवल प्रतिरक्षा, विदेश, कस्टम और मुद्रा के मामले रहते। यह 1946 के कैबिनेट मिशन का पूर्वाभास था। पृथक पाकिस्तान की मांग 23 मार्च 1940 में मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में हुई, लेकिन इसमें पाकिस्तान शब्द का जिक्र नहीं किया गया। इस प्रस्ताव का मसविदा सिकंदर हयात खान ने तैयार किया। फजलुल हक ने कुछ संशोधनों के साथ प्रस्तुत किया और खालिद उज़्ज़मा ने इसे स्वीकार करवाया। 1937 के पश्चात लीग का आधार बढ़ने लगा। इस्लाम खतरे में है का नारा दिया गया। इसकी बैठकें मस्जिदों में होने लगी। वहीं कांग्रेस की तरफ से मुस्लिम संप्रदाय को रोकने का कोई प्रयास नहीं किया गया। कोई प्रगतिशील आर्थिक सामाजिक कार्यक्रम को नहीं लाया गया। 1928 में लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई। हिंदू महासभा के चुनावी हार के बाद मदन मोहन मालवीय ने संन्यास ले लिया। 1938 में हिंदू महासभा के अध्यक्ष बी.डी. सावरकर हुए। पहली बार 1936 में कांग्रेस ने नियम जारी किया कि हिंदू महासभा का सदस्य कांग्रेस का सदस्य नहीं हो सकता। 1935 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अध्यक्ष गोवलकर बने। अब आया उग्र संप्रदायवाद का चरण, अर्थात जिन्ना, सावरकर और गोवलकर का चरण, और अंततः संप्रदायवाद की परिणति भारत विभाजन में हुई। तो इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि किस तरह से सांप्रदायिक राजनीति भारत में फली फूली और इसके जो अगुआ थे वो उनकी किस प्रकार की विचारधारा सामने आई, और इसी का फ़ायदा माउंटबेटन ने उठाया और भारत का विभाजन कर दिया। एक पाकिस्तान बना और दूसरा हिंदुस्तान बना। इस तरह से 1947 को 15 अगस्त 1947 को अखंड भारत के दो टुकड़े हो गए। और परिस्थिति को देखते हुए उस समय किस प्रकार के दंगे हुए, किस प्रकार से अत्याचार हुए, किस प्रकार से हत्याएं हुई, देश के प्रत्येक कोने में दंगे, आगजनी, इस प्रकार की घटनाएं घटती रही। धन्यवाद।